हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो मैं पहले शूट कर चुका था, यानी ये क्लास ऑलरेडी पूरी मैं कर चुका था, लेकिन कैमरा नहीं चालू था। तो इस वजह से आज ये मैं क्लास दोबारा शूट कर रहा हूँ, फिर से शूट कर रहा हूँ। और आज जो हमारा सेट रहने वाला है ना, हिंदी का ये जो आपका मॉडल पेपर रहने वाला है, ये उन सभी स्टूडेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस लाना चाहते हैं। देखिए, हिंदी एक बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, और हिंदी में कैसे आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और कोड हमारा रहने वाला है BC 801, इसको आप देख लेना। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको मॉडल पेपर से लगभग सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है। यानी एक मॉडल पेपर अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से, यानी मॉडल पेपर को अगर अच्छे से आप देखते हो, तो पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा वो सारी जानकारी आपको हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डाल देना, और यहाँ पर आप अपना नाम डाल देना। कुछ इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है। और इसकी जानकारी, बेसिक जानकारी होती है कि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको करना होगा। 70 अंक का ये पूरा पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। बात करेंगे कि भाई 70 में 70 नंबर आप कैसे ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो शुरुआत के जो 15 मिनट मिलते हैं ना, इसमें आपको पेपर पैटर्न पढ़ना होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है। ठीक है। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, करने नहीं लगना है। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे रखी, निर्देश दे रखे हैं, जिनको आप पढ़ सकते हो। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो पढ़ सकते हो। चलिए, अब बात करेंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी पहले ही बताया था कि ये क्लास ऑलरेडी पहले शूट हो चुकी थी, लेकिन दोबारा शूट करनी पड़ रही है क्योंकि भैया वीडियो का कैमरा नहीं चालू था। ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पूरे मॉडल पेपर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है। खंड हमारा आ है, जिसमें हमारे सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन जो है वो सही है। ठीक है। उसको आपको पहचान करके लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई जो आपका सही है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला अगर ऑप्शन दे रखा है आप लोगों का कि जो जैनेंद्र कुमार हैं ये आपके कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो आपको बताना है क्या जैनेंद्र कुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्या ममता जो है वो, जिस ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, आपको ये बताना है। या फिर आपको जयप्रकाश भारती जो हैं वो शुक्ल युग के कवि हैं, या फिर ये सही होगा। या फिर सही होगा कि जो प्रबंध परिजात है इसके जो लेखक हैं वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रबंध परिजात के जो लेखक हैं ना वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस प्रश्न को आप याद कर लेना। बोर्ड एग्जाम में हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित कथन को पहचान करके सही का जो उत्तर है वो टिक लगाइए। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे सभी स्टूडेंट कि नागरी प्रचारणी जो सभा थी इसके संस्थापक कौन थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक आप लोग याद कर लीजिए, श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। ठीक है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक की बात करें तो आप लोगों के राधाचरण गोस्वामी ये नहीं है, चतुरसेन शास्त्री ये भी नहीं है, दौलत राम भी नहीं है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती, यानी धर्मवीर भारती आपके शुक्लोत्तर युग के एक प्रमुख लेखक हैं। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर, यानी जो रचना हम लोगों की है नीड़ का निर्माण फिर, ये भैया किस विधा की रचना है, आप लोगों को यह बताना है। ठीक है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आप सभी लोग याद कर लेंगे भाई कि आत्मकथा विधा की ये हमारी एक इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सभी लोग नोट करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम, यानी आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन में त्याग पत्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, यानी सिंपल एकदम आंसर की बात करूं, तो एक लाइन में जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है, यानी त्याग पत्र जो रचना है इसको लिखने वाले आपके जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, और आगे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं। चलिए भैया आगे के क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी छायावादी युग की प्रमुख विशेषता कौन सी है इन 4 में से। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही दे रखा है, इसको आप सही लगा लीजिए, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण जो है ये आपकी छायावादी युग की प्रमुख विशेषता हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 सभी स्टूडेंट नोट करेंगे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, याद कर लीजिए कि प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिऔध की, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महत्वपूर्ण रचना हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिए सभी स्टूडेंट, और जो भी जिनको भी मतलब क्वेश्चन का आंसर आता है वो सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में भाई क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भी। अगर आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना तो हमें भी पता चलेगा कि कैसे ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको चीज़ें पता हैं, जिनको जानकारी है पेपर के बारे में। ठीक है, तो आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। जैसे कि अगर मैं बात करूं परिमाल रासो, इस मतलब जो परिमाल रासो ये किस काल की रचना है। ठीक है, तो वैसे इसका सही ऑप्शन पहले ही टिक लगा रखा है मैंने, आदिकाल। तो आप लोग आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उनको पूछूंगा, आप कमेंट जरूर बताना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर। अब देखिए पूरी हमारी एक रचना है, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, पूरी रचना है ये हमारी, और कह रहा है कि इसके लेखक का आपको नाम बताना है भाई। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं, तो देख लीजिए इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, शेयर कर देना। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए क्लासें दी जाती हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, सारी चीज़ें फ्री में हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करें, और हाँ ऑप्शन नंबर 3 आप टिक लगा लेंगे, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 10वें नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, यहाँ तक की क्लास ऑलरेडी मैं शूट कर चुका था, अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें एकदम फ्रेश देखने को मिलेंगी। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो हैं इन्होंने भारत भारती रचना लिखी थी। ठीक है, सिंपल शब्दों में। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो भैया यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके चेंज हो चुके हैं, मतलब सिंपल शब्दों में मैं ये बात करूं कि यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 तक की आपने प्रश्न देखे। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके गद्य से थे। ठीक है, प्लस पद्य से पूछे गए थे। ठीक है, तो गद्य और पद्य के टोटल 5 और प्लस 5 यानी टोटल 10 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको मैंने आपको कराया ऊपर 10 प्रश्न, यानी इस मॉडल पेपर के ये 10 प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे ना 11 से लगा करके 20 तक। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 11 से लगा करके 20 तक, यानी जितने भी आपको अब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके व्याकरण के होंगे, व्याकरण के भी होंगे। ठीक है, कुछ संस्कृत के भी होंगे। ठीक है, तो मतलब कि सारे आपको, मतलब कि जो गद्य पद्य से अलग क्वेश्चन होते हैं वो 11 से 20 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि करुण रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो करुण रस के स्थायी भाव की मैं बात करूं तो इसका स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ठीक है, जब शोक नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव से, ठीक है, क्या करता है, संयोग करता है, तो वहाँ पर आपका करुण रस तैयार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि करुण रस का स्थायी भाव हम लोगों का शोक होता है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए आगे के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि वह सरल विरल हो जाएगा, वायरल नहीं, वह सरल विरल, ठीक है, वह सरल विरल काली रेखा तम के धागे सी जो हिलडुल, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एक प्रकार की पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है। आपको यह बताना है कि भैया ये जो हमारी पंक्ति दे रखी है, वह सरल विरल काली रेखा तम के धागे सी जो हिलडुल, इस पंक्ति में भैया कौन सा अलंकार है, ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आया हुआ है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हमारा 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। तो इसको आप टिक लगा लेंगे। जहाँ पर किसी उपमे की उपमान से, ठीक है, क्या की जाती है, गुणों के हिसाब से तुलना की जाती है, तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 क्या है, और इसका सही ऑप्शन आप बताने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट कि जो रोला होता है, रोला, ठीक है, रोला होगा, रोला नहीं, रोला। तो रोला में कितनी मात्राओं, ठीक है, तो रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। तो यति कितनी मात्राओं पर होती है, 11 और 13, 13 और 11, ठीक है, 11 कर लीजिए, 12 और 10, 12, 13 और 14, ठीक है। तो 12, 10, ठीक है, कि 13 और 14, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा, यानी 11 और 13 जो मात्राएं होती हैं इन पर यति होती है, क्या होती है, यति होती है, ठीक है। तो फिर से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, तो रोला में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि जो सहगान है, सहगान, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो सहगान शब्द की अगर मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो आप लोगों का उपसर्ग लगा हुआ है ना, वो आपका है सह। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सह। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट कि चक्रपाणी, जो हमारी चक्रपाणी है ना, चक्रपाणी, इसमें हमारा कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, चक्रपाणी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो अगर मैं बात करूं कौन सा समास हमारा प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, बहुव्रीय, यानी बहुव्रीय जो समास है, ठीक है, यानी जो बहुव्रीय समास है उसमें हमारा कह सकते हो चक्रपाणी नामक शब्द आता है। तो चक्रपाणी समास यानी चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीय समास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वसुंधरा शब्द, ठीक है, जो हमारा वसुंधरा शब्द है, इस शब्द में पर्यायवाची कौन सा प्रयुक्त हुआ है, यानी इसमें से कौन सा पर्यायवाची आपका होगा वसुंधरा का। भूमि में, ममता में, जालंधर, जालंधर नहीं होगा, जलंधर, जलंधर तनय, तो तनय जलंधर भूमि माता में वसुंधरा का शब्द का पर्यायवाची कौन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ वसुंधरा, तो देखिए वसुंधरा जो है ये भूमि, धरा, धरती, उसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो वसुंधरा का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा भूमि, क्या हो जाएगा, भूमि। तो भूमि जो है ये वसुंधरा का पर्यायवाची है, इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से एकदम तैयार कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 को सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तस्य है ना, तस्य, इस शब्द के विभक्ति और वचन को आपको बताना है, विभक्ति को बताना है और आपको वचन को बताना है, ठीक है। तो बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न के राइट ऑप्शन की। तो देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा षष्ठी एक वचन, ठीक है, षष्ठी एक वचन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 18 को सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वाक्य में, ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य से और एक विधेय होता है उसे कहते हैं, एक उद्देश्य से और एक विधेय होता है, यानी एक वाक्य में एक उद्देश्य, ठीक है, से हटा दो और लगा लो केवल, ठीक। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है, उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि कोई एक वाक्य दे दिया गया, हमसे कह दिया गया इसमें एक उद्देश्य दे रखा है और एक इसमें विधेय दे रखा है, बताइए कौन सा वाक्य है। तो ऐसे वाक्यों को पता है हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों हम सरल वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। कैसा वाक्य, सरल वाक्य,
ठीक है। तो चलिए बात करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन है इसमें से। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपनी नज़र में डालिएगा और देखिएगा सरल वाक्य कहाँ दे रखा है। तो आप कहेंगे भैया सरल वाक्य हमारा सेकंड नंबर पर है, ठीक है। ये वाक्य हमारा पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप इस तरीके से लिख लेंगे तो ये सरल वाक्य हमारा सही ऑप्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 19 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, ठीक है, कर्ता के लिंग वचन, ठीक है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं क्वेश्चन को समझिए दोबारा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कोई वाक्य है, ठीक है, तो वाक्य की क्रिया के लिंग, किसके, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, ठीक है, और कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तो ऐसे, तो मतलब उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सा हमारा प्रयोग होगा फिर, या फिर उसे क्या कहेंगे। तो उसमें हमारा जो प्रयोग होगा, या फिर कह लो उसको हम लोग कहते हैं कर्तरी प्रयोग। क्या कहते हैं, कर्तरी प्रयोग कहते हैं, कर्तरी प्रयोग, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और आप लोग आंसर को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, भाई बार बार ना कहना पड़े, आपके लिए ही सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि आप बोर्ड परीक्षा में 95+ नंबर ला सकें, ठीक है। तो मेक श्योर आप चीज़ें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सारी चीज़ें कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि क्लास बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इन चार में से आपको यह बताना है भैया कि इन चार में से आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब कि एक प्रकार से जो कह सकते हो किसी व्यक्ति को दर्शाता हो, जैसे कि मैं कह दूं कि तुम, या फिर मैं कह दूं कि हम, या फिर मैं कह दूं वो, या फिर मैं कह दूं कि उसे, तो ये सारी चीज़ें पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर देखो जो तुम है ना, तुम, ये आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे भैया ये भी तो है हमारा पुरुषवाचक, तो यह हमारा कोई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। हम लोग यह प्रयोग करते हैं खिलौनों के लिए भी, कभी कह देते हैं कि देखो यह हमारी मेज़ है, यह हमारी बस है, यह हमारी गाड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसमें हम लोग किसी मनुष्य को दर्शाते हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तुम हम लोगों का एक सही ऑप्शन हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखे हैं ना, कंग्रेचुलेशन भाई, आप लोगों के वो 20 प्रश्न तैयार हो गए ना जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ तक वीडियो को या फिर क्लास को देखने के बाद आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग आगे समझिए और भी क्लास को पूरा देखिए और अपने 70 में 70 पक्के करिए। देखिए यहाँ पर खंड बा हमारा स्टार्ट होता है और बात करें भैया तो खंड बा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा टोटल 50 यानी टोटल 50 नंबर का पूछा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इन 50 नंबर को कैसे लाना है पूरे में पूरे 50 में 50, तो भैया क्लास को पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहला जो प्रश्न आता है ना वो आता है आपका गद्यांश का। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश पूछा जाता है, ठीक है, और इसके लिए टोटल 6 नंबर आपको दिए जाते हैं। इन 6 नंबर को लेने के लिए आपको टोटल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक गद्यांश दे रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर आपको ऐसा गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आता है और मेक श्योर आपको गारंटी ले रहा हूँ कि भाई यह गद्यांश आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का, यानी बुद्धि जो होती है हमारी बुद्धि, उसका भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी।
जो उसे दिन प्रतिदिन, जो उसे दिन दिन अविनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस 5 लाइनों के गद्यांश को आप अगर पढ़ पाएंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा मित्रता चैप्टर से उठाया गया, बार बार पूछा जाने वाला गद्यांश है। इसी वजह से मैंने इसको पढ़ा भी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको इसमें संदर्भ बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है ना, केवल आपको उतने की व्याख्या करनी पड़ती है जितने में अंडरलाइन होते हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम जब बनता है या फिर जब पेपर आपके में आएगा तो वहाँ पर पूरे में अंडरलाइन नहीं होगी, किन्हीं 3 लाइनों में अंडरलाइन कर देगा। जैसे कि मान लो मैंने केवल इतने को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, तो केवल इतने की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। कुसंग का ज्वर से लेकर के चक्की के समान होगी, बस इतने 3 लाइनों की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं तैयार होता तो मेरे से कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेक श्योर यार, आपको स्वयं से आपके पास सारी चीज़ें होंगी, बुक होगी आपके पास। अगर बुक नहीं है तो भैया गूगल से ढूंढ करके इसकी व्याख्या को तैयार कर लो। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करो इसको। ठीक है, तो इतना काम तो आप स्वयं से कर सकते हो। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न नोट कर लिए। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो एक और क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, कभी कभी उसमें मिनिमम 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, तो आप इन तीनों को तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है ना, तीसरा, उसमें हमारे टोटल 1 क्वेश्चन आता है और एक दूसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो देखिए तीसरे में हमने टोटल 3 प्रश्न लिए हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भैया क्या 3 भी आते हैं। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ पहले ही कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है ना, उसमें केवल 2 प्रश्न हमारे करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन है कि युवा पुरुष की जो संगति होती है इसके बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, जब आपने ये पूरा पैसेज आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ा होगा तो इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा कि किसी युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है इस गद्यांश में। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको गद्यांश से ही मिलेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कुसंग का किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो हमारा कुसंग होता है, कुसंग क्या होता है, एक बुरी संगति। ठीक है, तो बुरी संगति का किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मेक श्योर 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन आते केवल आपकी बोर्ड परीक्षा में तीसरे वाले प्रश्न से 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। अब एक चीज़ और कि आपके बोर्ड परीक्षा में अथवा में देखिए क्या होता है कि 2 गद्यांश आते हैं लेकिन करना एक ही रहता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो गद्यांश हमारा ये पूछा गया है, अब ये थोड़ा सा बड़ा गद्यांश है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। ठीक है, कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का, ठीक है, का अलग है आप लोगों का, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो, कहानी से कहानी टकराती, तो कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की कहानी। ठीक है, तो मेक श्योर ये पूरा पढ़ लेना। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो गद्यांश आपका लिया गया है, ठीक है, ये आपका अजंता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अजंता की गुफाएं आपने पढ़ा होगा, अजंता, तो ये वहाँ से इम्पोर्टेंट गद्यांश है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो मेक श्योर इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ वही चीज़ कि कुछ लाइनों में आपको अंडरलाइन दे देगा। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो 4 लाइनों में अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, 4 लाइनों में अंडरलाइन मतलब इतना, मतलब ये 5 लाइनें आपकी अंडरलाइन है, तो केवल इतने से लगा करके इतने की ही आपको बोर्ड एग्जाम में व्याख्या करनी होगी पेपर में। ठीक है, और चलो फिर फिलहाल बात करें क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन सिंपल है, संदर्भ पूछा जाता है। अब संदर्भ में देखिए क्या लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित इस चैप्टर से लिया गया, इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक ये रहने वाले हैं।
तो संदर्भ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जिनको नहीं पता संदर्भ कैसे लिखा जाता है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके संदर्भ कैसे लिखते हैं एकदम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता बुक में भी देख लेंगे। इसके बाद व्याख्या जो हमारी आती है ना, मैंने बताया कि व्याख्या केवल आपको उतने की ही करनी है जितने में अंडरलाइन होती है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हमारे 2 प्रश्न आएंगे। और मैंने बताया ना कि मैं 3 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, लेकिन आपको तैयार तीनों करने हैं, पर आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन से। जैसे कि इसमें पूछा गया कि अजंता की जो दीवारों पर किनकी कहानी चित्रित है, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं में किस महापुरुष के जीवन को विस्तार से चित्रित किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कलाकारों के हाथों से क्या सिरजते चले गए हैं। तो इन 3 में से आपको होपफुली 2 प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेंगे पेपर में, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए। तो तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपके इस ई नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेना इस पूरे महत्वपूर्ण गद्यांश को, आपको दोनों गद्यांश तैयार करने हैं भाई पेपर के लिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो वर्णनात्मक क्वेश्चंस का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला मैं डिस्कस कर चुका हूं, अब दूसरा प्रश्न सभी लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, ये हमारा पूछा जाता है पद्यांश से। कहाँ से? पद्यांश से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल शब्दों में पद्यांश, तो ये भी हमारा टोटल 6 नंबर का आता है। और ये जो पद्यांश जो होता है ना, इसको गद्यांश के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, यानी इसको थोड़ा सा आप कठिन समझ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, तो आपको कैसे इसको तैयार करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये 4 लाइन का आपका गद्यांश यहाँ दे रखा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह, कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। देखो, ये 4 लाइनों का जो आप लोगों का पद्यांश दे रखा है ना, ये लिया गया है रानी की समाधि पर, ठीक है। रानी की समाधि पर नामक एक चैप्टर है हिंदी का पद्य का, वहाँ से लिया गया, ठीक है। तो अब देखिए आपको कैसे तैयार करना है। आपको क्या करना है कि इस पद्यांश को आपको कम से कम 2 बार बिना ऐसे ही पढ़ लेना है। जैसे मैंने पढ़ा, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है ना, उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या करिए, इसकी जो व्याख्या होती है ना, व्याख्या, इसको जैसे आप कहानी तैयार करते हो ना, सेम वैसे ही इसकी व्याख्या को आप तैयार करो। अब जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी पद्यांश पूछा जाए, बस क्या करो, उसको पहचानो और उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें याद कर लो। और जो जो प्रश्न पूछे जाए बना करके लिख दो। जैसे पहला प्रश्न जो संदर्भ आता है, सभी को पता होगा संदर्भ में क्या होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से संकलित है, ठीक है। अब पद्य खंड हो जाएगा, गद्य खंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पद्यांश है। तो पद्य खंड में से संकलित किस किस चैप्टर से लिया गया और इसके कौन कौन कवि रहने वाले हैं, तो ऐसे करके आपको संदर्भ लिख देना है। 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद जो हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या आती है ना, इसको आपको कर देना है। और मैंने बताया ना कैसे आपको व्याख्या करनी है, कि आपको कहानी की तरह इसकी व्याख्या तैयार करनी है कि इसमें ये हुआ था, ये 4 चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको व्याख्या तैयार कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। मैंने वो गलती नहीं की जो मैंने आगे की थी। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, यानी इस 4 लाइनों के पद्यांश में, ठीक है, किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, आपको यह बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए पद्यांश था, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह था कि भैया तैयार कैसे करना है पद्यांश को, ठीक है। तो मेक श्योर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे पद्यांश तैयार करना है। और ये महत्वपूर्ण पद्यांश तो आपको बिल्कुल छोड़ के भी नहीं जाना है, ठीक है। आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अथवा में एक और पद्यांश आप लोगों का लिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, ठीक है। आप पूरा पढ़ लीजिए, इसको आप देख लेना, और बुक वगैरह क्वेश्चन बैंक कहीं से ढूंढ करके इसके जो भी व्याख्या है उसको तैयार कर लीजिएगा। और संदर्भ आपका समान रहने वाला है, केवल
जो कवि होते हैं उनका नाम बदल जाता है, और जो कह सकते हो जो आपका पाठ होता है उसका नाम आपको बदल जाता है। बाकी सारी चीज़ें पद्यांश में हर एक संदर्भ में सेम रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और इसका तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं तो तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है, अब देखिए तीसरे प्रश्न में सभी स्टूडेंट को पता है कि भैया 2 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि कवि ने सच्चे प्रेम के अर्थ में क्या बताया है, यानी जो कवि हैं उन्होंने सच्चे प्रेम के अर्थ में क्या बताया है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन के आंसर में लिखनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हमारे हैं, दोनों को अगर आप कर लोगे तो 2 नंबर हमारे मिल जाएंगे, और ये दोनों के दोनों आंसर आप आसानी से कर पाएंगे यदि आपको जो हमारा जो हमारा पद्यांश है, ठीक है, जो हमारा पद्यांश है, अगर आप लोगों को उसकी व्याख्या अच्छे से आती है ना, तो ये सारे दोनों के दोनों क्वेश्चन, साथ ही साथ आप व्याख्या, साथ ही साथ संदर्भ, सारी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। और व्याख्या को आपको कैसे तैयार करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोगों का पूछा गया है। अब जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, पहला गद्यांश, दूसरा हिंदी पद्यांश, ठीक है, पहला हिंदी गद्यांश, दूसरा हिंदी पद्यांश, तीसरा हिंदी गद्यांश और चौथा फिर हिंदी पद्यांश। देखिए इस बार क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा संस्कृत का गद्यांश पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संस्कृत का गद्यांश पूछा गया है, जिसके लिए आपको बोर्ड परीक्षा में टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर? 5 नंबर। ठीक है, क्या क्या आता है? इसकी आपको संदर्भ लिखना पड़ता है और इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। संदर्भ के लिए 2 नंबर और हिंदी अनुवाद के लिए 3 नंबर आपको दिया जाता है। तो नोट कर लेंगे इस पूरे महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा मता विलंबिना संगम स्थले काले काले विविधा विचारः भारतीय संस्कृतौ समितः ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्या। ठीक है, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। जिनको एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जिनको हिंदी ये संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो वो ये सोचेंगे कि मैं संस्कृत का क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है कि इस पूरे को एक बार आपको देखना है। इसके कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति हो गया, ठीक है, ऐसा संस्कृति, यानी 2 से 3 लाइनों को आपको पहचान लेना है और इसकी हिंदी को आपको बस क्या करना है, कहानी की तरह तैयार कर लेना है। अब जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आता है आपको कुछ लाइनें पहचान लेनी है और इसकी जो हिंदी है यानी हिंदी उसको आपको लिख देना है। और संदर्भ भी इसमें सेम रहने वाला है, ये बात आप लोग याद कर लेना, संदर्भ भी इसमें सेम रहने वाला है। ठीक है, और बस चेंज क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, बस इतना रहने वाला है। इसमें ना तो कोई कवि होते हैं ना तो कोई लेखक होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे, तो आगे हमारा देखिए एक और अथवा में गद्यांश है, इसको आप देख लीजिए, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। देखो दोनों ही आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए मैं किसी क्वेश्चन पर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लगाता हूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन ये ना सोचो कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये नहीं तैयार करूंगा। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं जो आपको दे रहा हूं, तो इस वजह से मैं हर एक में इंपॉर्टेंट नहीं लगाना चाहता, आपको सारे ही तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो बोर्ड परीक्षा में आएगा वो पद्यांश आएगा। क्या पूछा जाएगा? पद्यांश। और ये कौन सा पद्यांश है? हिंदी का नहीं भाई, संस्कृत का पद्यांश। किसका? संस्कृत का पद्यांश होगा। तो संस्कृत के पद्यांश में क्या होता है कि आपको श्लोक देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? श्लोक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला श्लोक आपका ये 2 लाइनों का ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, संदर्भ लिखना पड़ता है और हिंदी का अनुवाद लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका जो भी संदर्भ है वो लिख देंगे और 2 लाइनों की व्याख्या यार बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, किताब खोलना है और इन दोनों को अच्छे से एकदम पहचान लेना है और इसकी हिंदी व्याख्या तैयार कर लेनी है। संदर्भ आपका एकदम आसान रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, बस संस्कृत गद्यांश की जगह संस्कृत पद्यांश हो जाएगा और अध्याय यानी चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी वही रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए अथवा में एक और पद्यांश आता है, कौन सा है कौन सा नहीं है और कैसे तैयार करोगे वो सारी चीज़ें बताते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 लाइनों का आप लोगों का ये संस्कृत का पद्यांश दूसरा दे रखा है कि मात्रा गुरुतरा भूमि खात पितो चतर स्थिता मनः शीघ्रतरम वातक चिंता बहुतरी तृणात्। ठीक है, तो 2 लाइनों का आपका ये संस्कृत का क्या है, दूसरा पद्यांश है। ठीक है, संस्कृत का दूसरा पद्यांश है। अब आप इसको आम भाषा में श्लोक भी बोल सकते हो, आम भाषा में से श्लोक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो संस्कृत के पद्यांश या फिर श्लोक थे आपको दोनों तैयार करने हैं। फिर से बता रहा हूँ, बार बार मैं हर किसी में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगाऊंगा, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए भाई आगे के क्वेश्चंस का आप लोग देखिएगा और सभी का आंसर बताने का सभी लोग प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर में देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न आता है ना, ये हम लोगों का होता है खंड काव्य, है ना। खंड काव्य क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। आप जिस भी जिले में रहते होंगे, आप जिस भी जिले में रहते होंगे उस जिले के हिसाब से आपको अपना जो खंड काव्य है वो तैयार करना है। अगर आप कानपुर में रहते हो, ठीक है, अगर आप अलीगढ़ में रहते हो, ठीक है, अगर आप प्रयागराज से हो, ठीक है, अगर आप कहीं फतेहगढ़ से हो, आप लखीमपुर से हो, तो सभी ज़िले के हिसाब से आपका जो कह सकते हो कि जो होता है ना खंड काव्य, ये अलग अलग होता है। तो एक बार आप अपने कक्षा अध्यापक जो हिंदी के होंगे उनसे पूछ लेना कि हमको खंड काव्य कौन सा तैयार करना है। और अगर आपसे कोई भी खंड काव्य पूछे ना, आपको बता दे और बता दे कि ये तैयार करना है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वो गद्यांश पद्यांश इसमें दिख रहा है तो आपको वो तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, ये सारे आपके खंड काव्य हैं, अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग हैं। कानपुर में भैया ये 2 आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं। ज्योति जवाहर का खंड काव्य कानपुर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो कानपुर के हिसाब से ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में आपको लिखना है। और ज्योति जवाहर के जो खंड काव्य में कवि ने सम्राट अशोक के किन किन गुणों का वर्णन किया है, ये भी बहुत ज़्यादा बार आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेक श्योर ये दोनों कानपुर के लिए हैं। ठीक है, इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे के देखते हैं कि और भी हमारे कुछ खंड काव्य के हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे 2 और खंड काव्य रह जाते हैं, मातृभूमि पर, ठीक है, और कर्मवीर पर। ठीक है, तो ये 2 हमारे खंड काव्य रह जाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर तक की छाता तक टोटल हमारे खंड काव्य थे। तो जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हो उस जिले के हिसाब से आप खंड काव्य तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये भैया 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा लेखक का जीवन परिचय आता है। और लेखक के जीवन परिचय के लिए ये 3 जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए, आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। जीवन परिचय आपको देना है और आपको इनकी जो प्रमुख रचना है वो लिखनी है। ठीक है, 5 नंबर आपको अगर पक्के करने हैं तो तीनों के तीनों जीवन परिचय एकदम अच्छे से आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे 6 नंबर के 12 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर भी आपका जीवन परिचय ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आता है कवि का जीवन परिचय। किसका? कवि का। ठीक है, तो कवि के जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं टोटल 4। कौन कौन से? पहला सूरदास, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है आप लोगों का रश खान। ठीक है, तो ये 4 अगर तैयार कर लोगे ना तो 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ मैंने लेखक में बताई थी, बस लेखक में एक आपको थोड़ा कम तैयार करना है। लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि आपके जो कवि के जो चैप्टर है ना, कवियों ने, या फिर कह सकते हो जो पद्य में जो चैप्टर है ना वो ज़्यादा हैं, इसी वजह से कवि जो है ना, या फिर कवि के जो जीवन परिचय हैं वो आपके ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, 3 मत तैयार करना, कवियों के 4 और भैया लेखक के ये 3। ठीक है, बस आपके पूरे 5 में 5 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद 7 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक पर क्या लिखना पड़ेगा? श्लोक लिखना पड़ेगा। 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आप लोग कोई भी कह सकते हो 3 श्लोक तैयार कर लेना। अगर आप 3 श्लोक तैयार कर लोगे ना तो वो 2 जो आपके पेपर में आए हुए हैं ना श्लोक, उनको आपको नहीं लिखना है, बस तीसरा श्लोक आपको कोई लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पत्र से आता है भैया। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए दोनों के दोनों पत्र। एक तो है आपका आकस्मिक अवकाश के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि मुझे भैया स्कूल नहीं आना है इन कारणों की वजह से, तो उस पर पत्र आता है। या फिर किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए।
ठीक है। यानी हम अगर पत्र लिखें तो हम लिखेंगे कि मुझ अगर मैं अपनी सुविधा जो भी दिक्कत समस्या है वो बताऊंगा और अपने मित्र से कहूँगा ये मेरे पास दिक्कत समस्या है, तुम हमारे पास कुछ दिनों के लिए अपना समय निकाल के हमें अपना समय दे सकते हो। तो ऐसे करके ये पत्र है और एक ये पत्र है। अब देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पत्र बड़े ही आसानी से आप बनाना सीख जाओ तो किसी भी टॉपिक पर पत्र आ जाएगा, उसको आप बना लोगे और इजीली 4 नंबर आप पक्के कर लोगे अपने। ठीक है, आगे के 2 प्रश्न और रह गए हैं, 9, 10, और इसके बाद ये पूरा पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी नज़र डालिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 को देखिए। सबसे पहले 9 पर अपनी नज़र डालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। किस में दीजिए? संस्कृत में दीजिए। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये जो 4 आपके दे रखे हैं ना संस्कृत के प्रश्न उत्तर, ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 को आपको क्या करना है, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो केवल 2 आपको लिखने हैं, लेकिन आए 4 हुए हैं तो आपको चारों के चारों तैयार कर लेने हैं भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए। 7 नंबर का सबसे बड़ा हिंदी का टॉपिक होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, निबंध लिखना पड़ता है। और देखिए निबंध को आप एक तरीके से तैयार कर सकते हो कि जितना ज़्यादा हो, आप ये देखो कि निबंध हम कैसे अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा कैसे लिख सकते हैं। और अच्छा लिखने के बाद अगर आपने 5 से 6 बार लिखना सीख लिया ना कि किस किस तरीके से मैं इसको और अच्छा करके लिख सकता हूँ, तो पहली बार में भले आप थोड़ा सा कम अच्छा लिखोगे, लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं, छठी बार आपको बहुत अच्छा निबंध लिखने लगेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये 5 निबंध तैयार कर लेने हैं। इन 5 निबंध को अगर आप तैयार कर लोगे, आतंकवाद की समस्या और समाधान, देश प्रेम, वृक्षारोपण, विज्ञान अभिशाप या वरदान और मेरा प्रिय कवि, तो आपको इन 5 निबंध में से आपको आपके पेपर में 2026 में आपको निबंध मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आज की इस क्लास को देखने के बाद हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो 70 में जो 70 नंबर हिंदी में कैसे ला सकते हैं उसका पूरा आपको नॉलेज हो गया होगा। और एवरी स्टूडेंट का जो डाउट होता है ना कि हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।